स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12। लेकिन हो सकता है कुछ बुक में एक क्वेश्चन चैप्टर 6 हो, कुछ में 7 है ना। क्या है ये चैप्टर? चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और कंसेप्शनल चैप्टर है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। क्या है ये शॉर्ट रन? कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो केन्स जी ने कहा है, कि जो शॉर्ट रन होता है वो डिफाइन किया जाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो हमें आउटपुट को बनाने में लग रहा है। यानी कि शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि मेरी बात समझना, बात क्या है सर? शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन यानी कि कम समय है। जी हाँ, कम समय है। कम समय में हम आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पे रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, कम देंगे कम आउटपुट आएगा, ज़्यादा देंगे ज़्यादा आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट रन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड है। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि सर हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे क्या होता है? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन समझ रहे हैं आप? कम समय हमारे पास, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, जी हाँ सर। लेकिन जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तकनीक में कोई सुधार आ गया, कोई चेंज आ गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अगर टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रिमेन रहती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, लोगों को जॉब दे सकते हैं। लेकिन तकनीक चेंज हो गई तो उसे फिर दोबारा समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। क्या है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन? इसमें हमारा टोटल जो हमारा शॉर्ट रन है इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड है? लेवल ऑफ आउटपुट से। ठीक, और लेवल ऑफ आउटपुट में क्या है? टेक्नोलॉजी हमारी क्या होनी चाहिए सर? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, आउटपुट, या कह सकते हो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब यहां पर इस चैप्टर वाले केस में इक्विलिब्रियम जब स्ट्रक होता है, भाई ये जो मैंने अभी इससे पहले आपने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, ये सब आपस में लिंक चैप्टर है। इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है? जब हमारा एएस बराबर हो एडी के, यानी कि एएस इज इक्वल टू एडी। इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है, या फिर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है, या फिर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम इनकम जो है, वो रेफर्स करता है लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली व्हाट द बायर इंटेंड टू बाय। प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस का मतलब एएस और बायर इंटेंड्स टू बाय का मतलब एडी। तीन नाम है बेटा इसके, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनपुट। एएस क्या होता है सर? व्हाट द प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कितना प्रोड्यूस करने की सोच रहा है। यहां एक बात समझना, जब भी हमारे इकोनॉमिक्स में सोचने की बात होगी तो उसके नाम के आगे लग जाता है एक्स एंड। प्लान किया जा रहा है, और जब वो एक्चुअल हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक्स पोस्ट। याद रखना ये दो वर्ड, ये जब हम प्लान करते हैं तब, और ये जब हमारा एक्चुअल होता है तब।
तो ए एस इज इक्वल टू ए डी, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहाँ पर जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की सोच रहा है उतना बराबर है जितना बायर खरीदने की सोच रहा है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर क्या होगा जब ये इक्वल ना हो? कंडीशन तो आ सकती है ना, व्हाट हैपन ए एस ग्रेटर देन ए डी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना कि क्या होगा जब ए एस ज़्यादा होगा ए डी से। यहाँ ज़्यादा क्या है, ए एस है, यानी कि जो हमने प्लान किया था आउटपुट, यानी कि जो प्रोड्यूसर ने गुड्स प्लान किए थे वो ज़्यादा है जितने बायर्स ने डिमांड में सोचे। तो इससे क्या होगा, कुछ गुड्स, हमारा जो प्रोड्यूसर का कुछ सामान है वो अनसोल्ड हो जाएगा, तो इसके क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन बन जाती है ए एस लेस देन ए डी। यहाँ पर क्या होगा, जितना प्रोड्यूसर ने सोचा था उससे ज़्यादा की डिमांड आ गई, यानी कि प्रोड्यूसर पे उतना स्टॉक था नहीं कि वो डिमांड को फुलफिल करा जाए। तो यहाँ पर भी उसे एक लॉस होगा, किसका, अनफुलफिल्ड डिमांड का। तो आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं इक्वेशन बना के। सर इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होगा, व्हेन ए एस इज इक्वल टू ए डी। और मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर दूं तो एक्चुअल स्टॉक्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक्स। व्हाट हैपन व्हेन ए एस ग्रेटर देन ए डी? जब ए एस ग्रेटर देन ए डी होगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टॉक है, सेल नहीं कर पाए। और जब ए एस कम होगा ए डी से तो हमें अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा। तो ये हमारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं इसमें। अभी हम सीखेंगे कि इन कंडीशंस को सही कैसे कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अल्टरनेटिवली मुझे ये बताइए, आपने कहा सर ए एस इज इक्वल टू ए डी, ए एस इज इक्वल टू ए डी। तो मेरी बात समझिएगा, ए एस इज इक्वल टू, ये ए एस क्या है, वैल्यू एड मान सकता हूँ भाई, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो वैल्यू एडिड और क्या था, एक इनकम वाला मेथड था, और क्या था, एक एक्सपेंडिचर वाला मेथड था। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक चीज़ को समझ के आ रहे हैं, क्या, वैल्यू एड में हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, माल बनाएंगे। इनकम में क्या है, इनकम का फॉर्मूला क्या था, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, जी हाँ सर। और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। तीनों पॉइंट को जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अभी हम क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, नेशनल इनकम का अप्रोच लेके चल रहे हैं सर। नेशनल इनकम में 3 मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एड मेथड में गुड्स को बना रहे थे, तो यहाँ पे भी ई एस में गुड्स को बनाया जाता है। इनकम मेथड में इनकम की बात हो रही थी, तो इनकम का मेथड हमने इससे पहले वाले चैप्टर में समझा था, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। और एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहे थे, तो ए डी में खर्चा होता है, सी प्लस आई। तो अगर मैं इसको क्लियर से लिख लिएगा, तो अगर मैं कहना चाहूँ कि ए एस इज इक्वल टू वाई, अगर ए एस बराबर है किसके, वाई के, तो मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ए डी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि y का फॉर्मूला c प्लस एस है और ए डी का फॉर्मूला c प्लस आई है। c से c कट गया, s इक्वल टू आई। ये बात क्लियर हो रही है मेरी? ये बात आपको क्लियर हो रही है मेरी? यस सर, क्लियर हो रही है। यहाँ मैंने y इक्वल टू ए डी कैसे कह दिया कि सर मैं ए एस को क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ, तो ए एस क्या आ गया, y आ गया, सिंपल है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया कि जो इक्वालिटी है, एस का मतलब क्या है, सेविंग है, विड्रॉल, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो एस इक्वल टू आई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि ए एस इज इक्वल टू ए डी और एस इज इक्वल टू आई। यहाँ पर एस से सेविंग है और आई से इन्वेस्टमेंट है। तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे तरीके से? यस सर, अब क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं इसमें। आगे जो बात आती है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है।
डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमें दो चीज़ों पे फॉलो करना है। सबसे पहले फॉलो करना है क्या ए एस बराबर है ए डी के, एक ये अप्रोच होता है, और एक अप्रोच होता है एस बराबर है आई के। अगर ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो आउटपुट इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम है। तो दो पैरामीटर हैं आपके पास। पहला हम इसको देखते हैं ए एस इक्वल टू ए डी वाले को, ए एस इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पर पहली बात, जो केन्स जी हैं, उन्होंने ए एस को परफेक्टली इलास्टिक माना है। तो मतलब क्या है सर इसका, कि जैसे जैसे डिमांड चेंज होगी वैसे वैसे एएस अपने आप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिमांड इंक्रीज होती है 10% से, तो सप्लाई भी 10% से इंक्रीज होगी। क्यों सर? क्योंकि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि वो एजम्पशन, क्यों एजम्पशन बनाई है, कि उन्होंने ये एजम्पशन इसलिए बनाई है क्योंकि वो इकोनॉमी को एक्सेस कैपेसिटी मानते हैं, यानी कुछ हिस्सा ऐसा रह जाता है जो अनयूटिलाइज्ड है, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है वो हमेशा अनयूटिलाइज होती है, क्योंकि डिमांड ही हमारे पास कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो ये हमारा ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेम फंडा जब आप एस और आई की बात करते हैं उसमें अप्रोच करते हैं सेम फंडे में। तो यहाँ पर हमारे इन पॉइंट से दो इन्वेस्टमेंट निकल के आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट जो इंडिपेंडेंट है किसके? लेवल ऑफ इकोनॉमी के, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम बढ़े या ना बढ़े। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, वो चेंज होता है हमारा लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी वो बढ़ जाएगा, जैसे घटेगी वो घट जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट? तो अब जैसा कि मैंने बात करी थी कि सर क्या होगा और हम क्या करेंगे इफ ए एस इज ग्रेटर देन ए डी। मैंने आपको बताया था ये सिचुएशन क्या है, कि जितना प्रोड्यूसर ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया है उतनी डिमांड आई नहीं, तो इससे लॉस होगा। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को रोक देगा, और जब तक उसका जो अनवांटेड स्टॉक है, यानी कि जो स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उसके पास, वो सारा का सारा सेल नहीं हो जाता, जब तक ए एस इज इक्वल टू ए डी के बराबर नहीं आ जाता, तब तक वो अगेन प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो ये एक इक्वेशन होती है कि कैसे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, यस सर। सर क्या होगा जब ए एस लेस देन ए डी है? इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ फुलफिल डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएंगी, उसे भी लॉस होगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है उसे, और जो हमें प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और कब तक बढ़ाना पड़ेगा? जब तक ये इक्वेशन ना आए, ए एस इक्वल टू ए डी। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अब इसमें आगे क्या होता है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो आता है कि सर व्हाट हैपन इफ एस इज ग्रेटर देन आई, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए एस ग्रेटर देन आई को आप इस फंडे से सॉल्व करोगे, जो फंडा आप इसमें अपना रहे थे वही इसमें अपनाओगे, और इस फंडे में आप जो फंडा इस फंडे में अपना रहे थे वही फंडा अपनाओगे। दिक्कत की कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे 3 बेसिक एजम्पशन हैं जो कि बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए तभी आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। कैसा होना चाहिए? सबसे पहला,
शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। जो इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करी गई है वो शॉर्ट पीरियड को डिस्कस करते हुए करी गई है, और शॉर्ट पीरियड एनालिसिस क्या होता है वो हमने कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन में पढ़ा था। दूसरा एजम्पशन था क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि हम किसी को बाहर को अलाउ नहीं करते पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलाउ नहीं होता, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, सो डैट AD इज इक्वल टू C+I। और तीसरा एजम्पशन क्या है? तीसरा है AS इज परफेक्टली इलास्टिक। AS इज परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि जैसे जैसे AD बढ़ेगा, AS में एक एक्सेस कैपेसिटी होता है, चल भाई जितना तू बढ़ेगा मैं उतना ही बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो तेरे बराबर ही जाना है। AS इक्वल टू AD। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब क्या होता है? अब क्या होता है, कुछ शिफ्ट आते हैं जिसे हम कहते हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट आते हैं सर? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा लगाते हैं तो उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, जिससे एक इफेक्ट बन के आता है। उस इफेक्ट को कहते हैं, भाई जाहिर सी बात है अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, आपने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, आपका AD भी तो इंक्रीज हो गया, AD भी तो इंक्रीज हो गया। तो इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। यहाँ पे जो डेल्टा Y है वो है चेंज इन इनकम या चेंज इन आउटपुट। मतलब क्या है सर, आपने 500 रुपये और लगा दिए, इस 500 रुपये के एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम में कितना चेंज आया, आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, उसको डेल्टा Y कहते हैं। और डेल्टा I आपने इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम कितनी चेंज हो गई, इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसको हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर? क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि मान लो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ 15 करोड़ से, जिसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो गई 60 करोड़। मैंने कहा निकालिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला क्या है सर? K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। यहाँ डेल्टा Y कितना है सर? डेल्टा Y है 60 करोड़ और डेल्टा I है 15, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 गुना हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 60 करोड़ की इनकम हुई, यानी कि 4 गुना हुई। लेकिन एक रिलेशन होता है हमारे यहाँ, किसके बीच में सर? रिलेशन होता है मल्टीप्लायर और MPC के बीच में। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और MPC के बीच में, जो कहता है कि जितनी ज़्यादा हायर द वैल्यू ऑफ MPC, जितनी ज़्यादा MPC की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, और ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। तो ऐसे ही इसको एक इक्वेशन में कहा जाता है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I और K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको MPC दे रखा है और डेल्टा Y या डेल्टा I में से एक चीज़ दे रखी है, आपको निकालना पड़े डेल्टा I। तो आप क्या करोगे, पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू आने के बाद यहाँ आप दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्या हो सर अगर आपको MPS दे रखा हो,
और इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी हो। तो याद करो पिछला चैप्टर जहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC कहा था। यस सर, यहाँ पे 1 माइनस MPC है। यस, तो मैं इसकी जगह ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, कोई बात तो नहीं है, 1 अपॉन MPS। क्लियर है? क्लियर है? ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके बेस्ड पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, है ना, जिसकी वीडियो मैंने जो आपका एग्रीगेट डिमांड इससे पिछला वाला चैप्टर था वहाँ अटैच करी थी। तो इसमें कुछ मल्टीप्लायर होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर और बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। ये दो मल्टीप्लायर होते हैं, फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर और बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में छोटा सा ही फ़र्क होता है। जब आपके इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। और जब आपके इन्वेस्टमेंट से इनकम डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। ठीक, तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये फिनिश होता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो शायद डिफ्लेशनरी वाला है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसको करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे मैंने सभी कवर किया ही है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।